हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पार्ट 1 शीत युद्ध का दौर शुरू करेंगे और उसमें हम शीत युद्ध के बारे में बताएंगे। शीत युद्ध, सबसे पहले एक शब्द है शीत युद्ध। शीत युद्ध होता क्या है? शीत युद्ध एक कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों की लड़ाई नहीं होती। इस युद्ध में हथियारों का प्रयोग नहीं होता। युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, भय आतंक फैला रहता है और सिर्फ विचारों में टकराहट होती रहती है। शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला और 1945 में जब जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा 2 परमाणु हथियार गिराए गए। पहला परमाणु हथियार जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। परमाणु का नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर, जापान का शहर है नागासाकी, उस पर गिराया गया। उसका नाम था फैटमैन। इन परमाणु बमों का इन परमाणु बमों की मार करने की जो क्षमता थी वो 21 किलो टन के बराबर थी। अब आप सोचोगे कि ये तो 21 किलो टन कुछ नहीं होता, लेकिन ये दोनों ही शहरों को तबाह करने के लिए काफी थी। कुछ लोगों ने इस काम के लिए अमेरिका की बहुत ज्यादा आलोचना की। उन्होंने कहा, जब अमेरिका को इस बात का पता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, तो फिर इतनी जनहानि का क्या मैटर हो सकता है? इतनी जनहानि क्यों की अमेरिका ने? लेकिन अमेरिका ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, और अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा कि जनहानि को रोकने के लिए ही मैंने ऐसा कदम उठाया। इसके बाद हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध किन के बीच हुआ। 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 2 गुटों के बीच हुआ। एक तरफ इटली, जर्मनी और जापान, जिनको धुरी शक्तियां कहा जाता है, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल थे। दोनों गुटों के बीच, धुरी शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इसका अंत जापान के 2 शहरों पर गिराए गए अमेरिका द्वारा गिराए गए बमों से हुआ। अब अमेरिका ने जापान पर जब बम गिराया तो सोवियत संघ, जो उसके मित्र राष्ट्रों में सहयोगी के रूप में शामिल था, सोवियत संघ ने कहा कि अमेरिका ने परमाणु बम बनाए और मुझे एहसास भी नहीं होने दिया, तो ये गलत बात है और हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज उसने अपने दुश्मन जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए हैं। हो सकता है आने वाले समय में हमारे ऊपर भी
रूप से हमला हो सकता था। इस बात से अमेरिका और सोवियत संघ में फूट हो गई और उन्होंने दो अलग अलग गुट बना लिए। अब विश्व युद्ध के तुरंत बाद शीत युद्ध जारी हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। दोनों विचारधाराएं अलग अलग थी। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। अब यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी जो पूंजीपति लगाते हैं मुनाफा उन्हें ही होता है और इसमें व्यापार आदि को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जबकि सोवियत संघ उस समय साम्यवादी विचारधारा को अपनाए हुए था। साम्यवादी विचारधारा में सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है। सरकार का मतलब राज्य, पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में राज्य किसी क्षेत्रीय विशेष का नाम नहीं होता। राज्य का मतलब एक देश से होता है, एक सरकार से होता है। तो यहाँ पर दोनों विचारधाराएं अपने अपने पक्ष में तर्क दे रही थी कि एक अमेरिका की तरफ से पूंजीवादी विचारधारा अच्छी थी, सोवियत संघ की तरफ से साम्यवादी विचारधारा अच्छी थी। इसी बीच 1945 से लेकर के 1990 तक दोनों विचारधाराओं में टकराहट रही। इसी टकराहट को शीत युद्ध कहा जाता है और शीत युद्ध धीरे धीरे शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों में चलता रहा। अब विश्व के सामने शीत युद्ध एक बार फिर से चरम सीमा पर था जब क्यूबा मिसाइल संकट सामने आया। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है और इसमें ये बिल्कुल अमेरिका के नजदीक है। मैं आपको अभी क्यूबा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। अमेरिका, क्यूबा, सोवियत संघ। अमेरिका के नजदीक होने के बावजूद भी क्यूबा सोवियत संघ का सहयोगी देश था, क्योंकि क्यूबा में साम्यवादी शासन प्रणाली थी और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी क्यूबा के शासक फिदेल कास्त्रो और सोवियत संघ के जो शासक थे निकिता क्रुश्चेव, तीनों आपस में एक दूसरे का विचारधाराओं के आधार पर इनमें टकराहट पैदा हो गई। अब अमेरिका को पता नहीं था कि क्यूबा साम्यवादी विचारधारा के कारण सोवियत संघ की तरफ है। अमेरिका क्यूबा की तरफ से निश्चिंत था, लेकिन उसी समय सोवियत संघ ने एक चाल चली कि क्यों न मैं क्यूबा पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित करूं और वहां से अमेरिका को निशाना बनाया जाए। अगर सोवियत संघ क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लेता है तो अमेरिका के दोगुने शहरों पर मार करने की क्षमता ज्यादा रखता है। अब 3 हफ्ते के बाद जब अमेरिका को पता चला कि सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने अड्डे स्थापित कर लिए हैं और जंगी जहाजी बेड़ों के माध्यम से सेनाएं भेज रहा है, तब जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि हम इस युद्ध को लेकर गंभीर हैं। जब किसी एक महाशक्ति के द्वारा दूसरी महाशक्ति को कहा जाए कि हम युद्ध को लेकर गंभीर हैं, तो दूसरी महाशक्ति भी
भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाती है। और जब दोनों ही महाशक्तियों के पास हथियारों की भरमार थी तो युद्ध होना बिल्कुल भी निश्चित नहीं हो सकता था। जब दो महाशक्तियों के पास भरमार मात्रा में युद्ध सामग्री, परमाणु बम या फिर सैनिक हों तो युद्ध जल्दी से नहीं हो पाता, क्योंकि हर गुट को ये डर रहता है कि दूसरी महाशक्ति के पास, दूसरे देश के पास भी, दुश्मन के पास भी हमारे जैसी सामग्री उपलब्ध है और इससे जान माल का ज्यादा नुकसान होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अमेरिका ने परमाणु बमों का प्रयोग जापान के 2 शहरों पर क्यों किया। वास्तव में अमेरिका एक तेज, बुद्धिमान और उभरती हुई शक्ति था। बाकी देशों में अपने आप को शक्तिशाली दर्शाने के लिए ही उसने ये कदम उठाया था, अन्यथा अमेरिका पूरी तरह से जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है और इसीलिए उसने अपने सहयोगी मित्रों जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इन दोनों को तो बता दिया था कि परमाणु हथियारों का निर्माण किया हुआ है, लेकिन सोवियत संघ को नहीं बताया था, क्योंकि अमेरिका को सोवियत संघ अपने प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाई देता था। प्रतिद्वंदता होती है हथियारों की होड़, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। तो अमेरिका भी इस बात से जानकार था, इस बात से बिल्कुल वाकिफ था कि सोवियत संघ एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेगा और उसे ये दिखाने के लिए कि मैं पूरी तरह से परमाणु बम बना चुका हूं, उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। अब जो ये छोटे देश हैं, क्यूबा जैसे जो छोटे देश हैं, ये बड़ी महाशक्तियां, इनके साथ छोटे देश क्यों जुड़ना चाहते हैं। बड़ी महाशक्तियां, 2 ही बड़ी महाशक्तियां थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का अगुवा देश था और सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था का। अब जो छोटे देश थे वो इन बड़ी महाशक्तियों के साथ क्यों मिलना चाहते थे। छोटे देशों के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी, तकनीक नहीं थी कि वो बड़े देशों का मुकाबला कर सके। इसलिए छोटे देश बड़े देशों के साथ मिल जाते थे। उनको एक तो सुरक्षा का वायदा किया जाता, छोटे देशों को बड़े देश सुरक्षा का वादा करते थे कि अगर आपके ऊपर कोई दूसरा देश हमला करता है तो हम आपका पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दूसरी बात, छोटे देशों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं थे, उन्हें हथियारों की जरूरत थी। हथियार उन्हें बड़े देश या बड़ी शक्तियां ही उपलब्ध करवा सकती थी। इस वजह से छोटे देश बड़े देशों के पीछे लग जाते थे। तीसरी बात, छोटे देश इतने समृद्धशाली नहीं थे, उनकी आर्थिक दशा इतनी मजबूत नहीं थी कि वो अपना काम आप कर सके। इसलिए उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत होती थी और ये बड़ी महाशक्तियां जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ हैं, ये छोटे देशों को आर्थिक मदद देती थी। ये बात तो ठीक है कि छोटे देश बड़े देशों के साथ या बड़ी महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ जाते थे, लेकिन बात करें कि बड़ी महाशक्तियों को छोटे देशों की जरूरत क्यों होती थी। अपने आप में ही बड़ी हैं, अब उन्हें छोटे देशों की क्या जरूरत पड़ती थी। लेकिन हाँ, जहां पर सुई का काम हो वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती।
तो छोटे से छोटे वस्तु का भी अपनी जगह पर महत्व है और इन छोटे देशों का भी बड़ी महाशक्तियों के लिए काफी महत्व रहा है, क्योंकि बिना किसी जरूरत के कोई भी देश, इंसान, कोई भी बिना किसी जरूरत के किसी की मदद नहीं करता। तो बड़े देशों को भी इनसे कोई ना कोई फायदा था, इसीलिए इन छोटे देशों की सहायता करते थे। नंबर 1, बड़ी महाशक्तियां जो थी उनको संसाधनों की जरूरत थी। कच्चे संसाधन, कच्चा माल, कच्चा तेल इन छोटे छोटे देशों में मिलता था और इन छोटे देशों के पास इन संसाधनों का प्रयोग करने की तकनीक नहीं थी, तो बड़े देश इनसे संसाधन लेते थे। नंबर 2, भू क्षेत्र। अब बड़े देशों को लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी ताकत आजमाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी ताकत आजमाने के लिए क्षेत्र चाहिए। अपनी सेना को दूसरी जगह भेजने के लिए जगह चाहिए। तो ये छोटे छोटे जो देश थे ये बड़े देशों को जगह उपलब्ध करवाते थे। नंबर 3, सेना। अब बड़ी महाशक्ति अगर अपने सभी सैनिकों का यूज, अपने सभी नागरिकों का यूज सैनिकों के रूप में करे तो बाकी काम कौन करे? कौन पूंजीपति बनेगा? कौन फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे लगाएगा? कौन राजकाज संभालेगा? इसलिए सेना का जो प्रबंध था वो छोटे देशों से कर लिया जाता था और वो छोटे देश सेना भी देते और साथ में उस सेना का खर्चा भी देते। तो बड़ी महाशक्तियों पर आर्थिक भार भी ज्यादा नहीं आता था। यही कारण थे कि बड़ी महाशक्तियों को भी छोटे देशों की जरूरत थी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर छोटे देश बड़े देशों को कुछ उपलब्ध नहीं करवा पाते तो बड़े देश कभी भी छोटे देशों की सहायता नहीं करते। इसके बाद होता है दो ध्रुवों का उदय, कि दो ध्रुवों का आरंभ कब से हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जापान के 2 शहरों पर, आपको याद होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। उसके बाद से हमारे पास 2 महाशक्तियां होंगी, एक अमेरिका, दूसरी सोवियत संघ। कुछ देश अमेरिका के पीछे और कुछ देश सोवियत संघ के पीछे लग गए। अब इन दोनों महाशक्तियों में विचारों की टकराहट होती रही और जब यूरोप महाद्वीप, यहाँ पर हमारे पास यूरोप महाद्वीप होता है, उसके अंदर एक बर्लिन की दीवार बनाई जाती है। इस साइड में पूर्वी जर्मनी और इस साइड में पश्चिमी जर्मनी। इस पर अमेरिका का अधिकार होता है, पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई जाती है और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का अधिकार होता है और यहाँ साम्यवादी व्यवस्था अपनाई जाती है। इन सब के बाद जब बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई, 1961 ईस्वी में जब बर्लिन की दीवार बनाई गई, जर्मनी के शहर बर्लिन में एक दीवार बनाई गई जो 1961 में बनाई गई। उसके अंदर दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रही थी, लेकिन वहां की जनता ने अपने आप को जागृत करते हुए 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को गिरा दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये जो शीत युद्ध 2 ध्रुव थे उनका अंत माना जाता है बर्लिन की दीवार से। और इसके बाद हमारे जो सोवियत संघ था, जो गणराज्यों का समूह था, उसके 15 देश भी अपने आप को गणतंत्र करवाने के लिए कोशिश करने लगे।